विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में हमारा अगला टॉपिक है निर्यात विधि, एक्सपोर्ट प्रोसीजर। और एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हम देखेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे एक देश का व्यापारी अन्य देश को माल भेजता है तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना या निर्यात करना। तो निर्यात करना जो है, निर्यात विधि जो है, जैसे भारत का व्यापारी किसी अन्य देश को अपना माल भेजता है तो उस समय वो निर्यात कहा जाएगा। जैसे भारत का व्यापारी अमेरिका को कपड़ा भेजता है तो जो कपड़े भेजेगा तो यहाँ का निर्यातक कहा जाएगा, सामने वाला जो है आयातक कहा जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या इसके स्टेप हैं देखिए। सबसे प्रथम है तो ऑर्डर प्राप्त करना। ऑर्डर प्राप्त करना में आपको बताना है कि आयातकर्ता द्वारा निर्यातक को माल का ऑर्डर दिया जाता है। उस ऑर्डर में माल का विवरण, माल का जत्था, निश्चित किया हुआ मूल्य, पैकिंग का स्वरूप, माल रवाना करने की तारीख, बीमा की जानकारी, जिस वाहन में या जिस वाहन व्यवहार की सेवा में माल भेजा जाएगा उसकी जानकारी, बिल के रकम की भुगतान की पद्धति कैसी होगी तथा निश्चित की गई शर्तें इत्यादि सब दर्शाई गई होती हैं। ऑर्डर प्राप्त करने से पहले जो निर्यात करने वाला है वह आयातकर्ता की आर्थिक स्थिति के लिए साख और अन्य जानकारी भी उसके द्वारा ली जाती है, निर्यातकर्ता के द्वारा। तो पहला स्टेप आया ऑर्डर प्राप्त करना। दूसरा स्टेप है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। अब भारत का व्यापारी विदेश में माल भेज रहा है तो निर्यात करता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। अब निर्यात लाइसेंस में क्या होता है कि आयात निर्यात नियंत्रण के नियम के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं उन वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यातकर्ता को निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। इनके अलावा कि अन्य वस्तुओं का निर्यात मुक्त रूप से हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी सामान्य लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सरकार के जो व्यापार विभाग हैं उसके लिए निर्धारित पत्रक में आवेदन करना पड़ता है, जिस आवेदन में निर्यातकर्ता की स्पष्ट पहचान, निर्यातकर्ता का या निर्यात का विवरण, उसके बाद आयकर तथा अन्य कर नियमित भरने का विश्वास दिलाना अनिवार्य होता है। जो व्यवसायी या जो व्यापारी नियमित निर्यात करते हैं ऐसे व्यापारी को स्थापित निर्यातकर्ता कहा जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि जो व्यापारी नियमित रूप से निर्यात करते हैं उनको स्थापित निर्यातकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। तीसरा स्टेप आता है माल इकट्ठा करना। पहले ऑर्डर प्राप्त हुआ, उसके बाद लाइसेंस बन गया। अब लाइसेंस के बाद जो है माल इकट्ठा किया जाएगा। अब माल इकट्ठा करेंगे तो जो भारत का मान लो निर्यातक है तो वो या तो उत्पादक होगा या तो व्यापारी होगा। अगर वह उत्पादक है तो अपना वो उत्पादन करना शुरू कर देगा, जितना उसको माल वहाँ पहुँचाना है उतना उत्पादन अपने फैक्ट्री, कारखाने, कंपनी में शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो व्यापारी है तो वह अलग अलग उत्पादकों से माल इकट्ठा करना शुरू कर देगा ताकि वह माल को समय से पहुँचा सके। इस तरह से माल इकट्ठा करने के अंतर्गत उत्पादक अगर है, निर्यातक उत्पादक के रूप में है तो वस्तु का उत्पादन शुरू कर देगा, और अगर निर्यातक व्यापारी है तो वो अलग अलग उत्पादकों के पास से माल एकत्र करना शुरू कर देता है। चौथा स्टेप आता है वो है विदेशी मुद्रा की व्यवस्था। जैसे हमने आयात में देखा था, आयात विधि में वही चीज़ यहाँ पर भी है, क्योंकि हम जब बाहर माल निर्यात करेंगे तो हमको वहाँ से मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। उस विदेशी मुद्रा को हम क्या करेंगे, उसको हम अपने स्वदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना पड़ता है। अब यहाँ समझें कि 1991 में के पश्चात आर्थिक सुधार में विदेशी मुद्रा के बारे में बहुत से नियंत्रण कम हो गए अथवा उनको सरल बना दिया गया। निर्यातक को उसके बिल या बीजक की रकम आयातक के या आयातकर्ता के चलन में अथवा अमेरिकन डॉलर में करना पड़ता है या करता है। विदेशी मुद्रा के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक और उसके द्वारा नियुक्त किए गए बैंक, जो भारतीय बैंक के जो रिजर्व बैंक है, जिन बैंकों को नियुक्त करे वो, तो ऐसे जो बैंक हैं उनको वह संस्थाएं जो है नियंत्रण करती हैं, जिससे निर्यातकर्ता आयातकर्ता के पास से मिलने वाली विदेशी मुद्रा का अपने देश के चलन में परिवर्तन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में आवेदन करता है, और इस आवेदन को या इस आवेदन में उनको कितनी विदेशी मुद्रा मिलने वाली है और इत्यादि के बारे में उसकी जानकारी संपूर्ण माहिती देना पड़ता है। और इस आवेदन की एक प्रति निर्यातक या निर्यातकर्ता अपनी बैंक अथवा संस्था को व्यवहार करते समय भी देना पड़ता है। जैसे मान लो उसको $1000 मिलने वाला हो
तो $1000 के लिए वह उसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए जो भी विनिमय दर होगा, उस विनिमय दर से वह रकम को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए वह आवेदन करेगा और एक नकल अपने बैंक को भी देगा वो, या अपने संस्था को भी देगा। अब विदेशी मुद्रा के बाद अगला पॉइंट आता है शिपिंग ऑर्डर प्राप्त करना। अब शिपिंग ऑर्डर के अंदर, एक मिनट, यहाँ पर चौथा पॉइंट था ये, तो चौथे पॉइंट में अपने विदेशी मुद्रा हो गया। इसके बाद आपको पांचवा पॉइंट यहाँ देखना पड़ेगा। पांचवा मुद्दा यहाँ पर आएगा, वो है साख पत्र प्राप्त करना। तो जिस तरह हमने देखा है कि माल के आयात के समय साख पत्र मतलब भेजा जाता है, उसी तरह साख पत्र मंगाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निर्यातकर्ता माल का निर्यात करने से पूर्व अपने बिल की रकम की सुरक्षा के लिए आयातकर्ता की आर्थिक स्थिति का जांच करते हैं। इसके लिए निर्यातकर्ता आयातकर्ता को पत्र लिखकर उसकी बैंक के पास से साख पत्र मंगाते हैं। कई बार निर्यातकर्ता की बैंक इसके लिए अपनी विदेश में स्थित शाखा को यह कार्य सौंप देती है। जैसे मान लो SBI बैंक है और वो अपने भारत में है और वही अमेरिका में है, उसकी बना चाहिए शाखा, तो यहाँ की बैंक उस शाखा को जो है आदेश करती है और वो कार्य सौंप देती है कि ये काम वहीं पर वो बैंक साख पत्र प्राप्त कर ले। अथवा अन्य माध्यम द्वारा आयातकर्ता की साख विश्वास पात्रता जाना जा सकता है। इसके बारे में प्रमाण पत्र भेजती है, जिसे साख पत्र के रूप में पहचाना जाता है। अब आता है साख पत्र के बाद अगला पॉइंट। अब छठा पॉइंट है शिपिंग ऑर्डर प्राप्त करना। ये छठे पॉइंट में आएगा, साख पत्र के बाद शिपिंग ऑर्डर प्राप्त करना। अब शिपिंग ऑर्डर में क्या होगा कि जब साख पत्र वगैरह प्राप्त हो गया तो माल का निर्यात समुद्र मार्ग द्वारा करना हो तो निर्यातक को जहाजी कंपनी का संपर्क करना पड़ेगा। जो निर्यात करने वाला है उसको जहाजी कंपनी का संपर्क करना पड़ेगा। जो कंपनी निश्चित की गई तारीख तक या तारीख पर माल पहुंचाने की तैयारी उस कंपनी मतलब करती हो या देती हो, उस कंपनी को माल ले जाने का आवेदन दिया जाता है। जैसे मान लो निर्यात करता गया जहाजी कंपनियों के पास से और उसको मान लो 10 तारीख को माल उसको सब मतलब भेजना है, तो ऐसा नहीं कि हर जहाजी कंपनी 10 तारीख को जा सकती है। उसमें से कोई कंपनी होगी जो 10 तारीख के लिए माल ले जाने को तैयार होगी। तो यानी उसकी निर्धारित तारीख को जो कंपनी माल या जो जहाजी कंपनी माल ले जाने की तैयारी बताती होगी, उसी कंपनी को वो अपना जाकर के आवेदन देगा। और इस आवेदन में माल का विवरण, जैसे कि माल का जत्था कितना है, माल का वजन कितना है, माल का आकार कैसा है, माल भेजने की तारीख तो जो निश्चित किया होगा वो तारीख होगी, और माल का मूल्य, ये सब दर्शाया गया होता है। संक्षिप्त में अगर आप कहें तो शिपिंग ऑर्डर की अगर परिभाषा आपको देना हो तो आप शिपिंग ऑर्डर की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि अपने जहाज के कप्तान को उसमें दर्शाया हुआ माल स्वीकार करने का जहाजी कंपनी द्वारा किया गया आदेश। अपने जहाज के कप्तान को दर्शाया हुआ माल स्वीकार करने का जहाजी कंपनी द्वारा दिया गया आदेश, उसको हम क्या कहेंगे, शिपिंग ऑर्डर कहेंगे। तो अब इस तरह से जो है शिपिंग ऑर्डर दिया जाता है। तो शिपिंग ऑर्डर एक तरह का आदेश हुआ। निर्यातकर्ता को अगर बड़े जत्थे में माल निर्यात करना है तो वह पूरा जहाज भाड़े पर रख लेता है। जैसे मान लो थोड़ा माल है तो जिस जहाज में और माल जा रहा है उसी में अपना भी माल रख देगा वो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा उसको माल भेजना है तो पूरा का पूरा जहाज उसको भाड़े पर रखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या कहेंगे, चार्टर कहेंगे। अगर पूरा का पूरा जहाज भाड़े पर रखा जाता है माल भेजने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, चार्टर कहेंगे। जहाजी कंपनी और निर्यातकर्ता के बीच जहाज जो भाड़े पर लेने का करार किया जाता है उसको कहते हैं चार्टर पार्टी करार। ये ध्यान रखना है आपको। तो चार्टर और चार्टर पार्टी करार, अगर पूरा का पूरा जहाज भाड़े पर रखना हो तो उसे चार्टर कहा जाएगा, और उसके लिए जो करार किया जाएगा दोनों पक्षों में वो चार्टर पार्टी करार कहा जाएगा। अब अगला स्टेप आता है जकात का भुगतान। जकात का भुगतान में आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक निर्यातकर्ता को जकात का भुगतान करना पड़ता है। यदि जकात पत्र न हो तो इस प्रकार के सार्वजनिक सूचना निर्धारित पत्रक में निर्यातक के द्वारा भरकर माल जकात मुक्त होने का प्रमाण पत्र जकात अधिकारी के पास से लेना पड़ता है। क्योंकि जैसे 1991 के बाद ऐसा भी है कि भाई निर्यात करने से देश को फायदा होता है, तो सरकार ने कुछ ऐसे निर्यात की वस्तुएं हैं जिसको सरकार ने मुक्त कर दिया, उस पर कोई जकात नहीं भरना है। तो ऐसा कोई अगर है कि जिस पर जकात नहीं भरना है तो ऐसी स्थिति में
निर्यातकर्ता को जो है एक आवेदन पत्र के अंदर दर्शाना पड़ता है कि वह प्रमाण पत्र जकात अधिकारी के पास से प्राप्त करता है, जिसमें लिखा होता है कि ये जकात मुक्त है, इसमें कोई भी जकात भरना नहीं है। यदि माल जकात भरने योग्य है तो निर्यातकर्ता को शिपिंग बिल तैयार करना पड़ता है और उसके अंदर आयातकर्ता का नाम, उसका पता, माल का मूल्य, माल का जत्था, माल का वजन, माल किस बंदरगाह पे उतरवाना है उसका नाम, फिर जहाज तथा जहाजी कंपनी का नाम आदि विवरण सब दर्शाया जाता है। माल का मूल्य, जत्था, इसके आधार पर जकात अधिकारी जकात की जांच करता है और अगर जकात अधिकारी को डाउट लगता है या उसको लगता है कि नहीं इसमें जकात में कुछ कमी है तो जकात अधिकारी शिपिंग बिल और उसको लगे तो माल के किस्म की जांच कर सकता है कि माल किस तरह का है, जो दर्शाया है वही माल है, दूसरा माल तो नहीं है, तो उसकी वह प्रत्यक्ष जांच भी कर सकता है। और इस तरह से निर्यातकर्ता जकात की रकम भुगतान करे अर्थात बंदरगाह पर उसको माल ले जाने की अनुमति मिल जाती है। फिर आता है अगला पॉइंट, 8वां स्टेप आता है माल का पैकिंग और मार्किंग। अब उपरोक्त 7 विधि हो जाने के बाद 8वीं विधि है माल का पैकिंग और मार्किंग करना। अंतर्राष्ट्रीय माल में माल की पैकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि माल को लंबी दूरी तक जाना होता है और लंबी दूरी तक जाने के लिए और साथ साथ में उसका हस्तांतरण होना है तो उसका नुकसान होने का भय होता है। कई बार वातावरण में खराबी होने से माल खराब हो सकता है, तो इसलिए उसका पैकिंग जो है बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, तो ये कारण इसका है। कई बार जहाजी कंपनियां नूर या भाड़ा निश्चित करने के लिए माल की पैकिंग का आकार भी देखती हैं, उसका पैकिंग कैसा है उसके ऊपर से भाड़ा निश्चित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में पैकिंग होना जरूरी है। यदि आयातकर्ता ऑर्डर देते समय पैकिंग के बारे में कोई विशेष सूचना दिया हो कि मेरा माल इस तरह से पैक किया जाए, लकड़ी के बॉक्स में पैक किया जाए या कार्टून में पैक किया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसकी पैकिंग उसी के अनुसार करनी पड़ती है। पैकिंग के ऊपर जो पैकिंग बनाई गई होगी उस पैकिंग के ऊपर संबंधित विवरण की मार्किंग करना जरूरी होती है, जिसके अंदर आयातकर्ता का नाम लिखा होता है, पता लिखा होता है, निर्यातकर्ता का नाम लिखा होता है उसका पता लिखा होता है और माल जिस बंदरगाह पर उतारना हो उस बंदर का नाम भी लिखा होता है, माल का वजन, ये सब दर्शाया होता है। इससे क्या होता है, माल को कहीं इधर उधर होने की या खो जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इस वजह से माल का पैकिंग और पार्किंग दोनों ही महत्वपूर्ण है, तो मार्किंग भी करना जरूरी है और पैकिंग करना भी जरूरी है। अगला स्टेप आता है 9, वो है माल का बीमा। अब माल का बीमा क्यों लेना चाहिए? तो माल का बीमा इसलिए है कि जैसे समुद्री मार्ग है, तो समुद्री मार्ग में अगर माल का निर्यात किया जा रहा है तो समुद्री जोखिम, जैसे कि समुद्री आंधी आ जाए तो उसमें माल नुकसान हो सकता है या माल खराब हो सकता है, वातावरण में माल का नुकसान हो सकता है, समुद्री लुटेरे होते हैं वह माल को लूट सकते हैं, तो माल वहाँ भी माल का नुकसान हो सकता है। तो इन सब वजहों से या इन सब नुकसान के सामने आर्थिक मुआवजा प्राप्त करने के लिए माल का बीमा लेना पड़ता है। अब माल का बीमा लेने के लिए बीमा कंपनी के साथ इसके बारे में करार किया जाता है। बीमा कंपनी प्रीमियम निश्चित करती है, वह निश्चित प्रीमियम जो है निर्यातक के द्वारा भरा जाता है, तो बीमा कंपनी उसे कवर नोट देती है। ध्यान रखिएगा कि जब प्रीमियम भर दी जाए निर्यातकर्ता के द्वारा, तब बीमा कंपनी उसे कवर नोट देती है माल की बीमा का, क्योंकि तुरंत पॉलिसी नहीं बन पाती है, पॉलिसी बनने में 2-4-6 दिन लगता है, तो इस वजह से उसको टेम्परेरी जो है कवर नोट दे देती है। और बीमा जब पॉलिसी तैयार हो जाती है तब कवर नोट के बदले बीमा कंपनी पॉलिसी दे देती है। इस तरह से बीमा पॉलिसी के द्वारा माल सुरक्षित हो जाता है, यानी जो भी उसके अंदर अनिश्चितताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं या जो भी नुकसान होना होता है, उसके सामने उसको रक्षण मिल जाता है। अब आता है अगला पॉइंट, इसके बाद अगला स्टेप आता है, यह है 10वां पॉइंट, कार्टिंग ऑर्डर प्राप्त करना। कार्टिंग ऑर्डर प्राप्त करने के बारे में जानिए कि कार्टिंग ऑर्डर क्या है। तो कार्टिंग ऑर्डर का मतलब हुआ जहाज पर माल चढ़ाने की अनुमति। तो जहाज पर जब माल चढ़ेगा तो वो जो अनुमति होती है वो कार्टिंग ऑर्डर कहा जाता है। कार्टिंग ऑर्डर प्राप्त करने के लिए जिस बंदरगाह से माल का निर्यात करना हो उनके सक्षम अधिकारी को निर्यातकर्ता को आवेदन करना पड़ता है। यानी निर्यातकर्ता जो है वह उन अधिकारियों को आवेदन करता है कि मुझे इस जो है माल चढ़ाने की अनुमति दी जाए, और इस आवेदन में शिपिंग बिल दर्शाई होती है,
समस्त जानकारी के उपरांत ज़कात भुगतान किया है, इसकी भी जानकारी दी जाती है। निर्यातक या निर्यातकर्ता बंदरगाह पर खर्च, जैसे कि स्थानांतरण का खर्च हुआ और जहाज़ पर माल चढ़ाने का खर्च हुआ, ये सब भरते हैं, तब निर्यातक जो है या निर्यातकर्ता को कार्टिंग ऑर्डर दिया जाता है। तो इस तरह से कार्टिंग ऑर्डर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाज पर माल चढ़ाने के लिए। अब अगली विधि आती है, 11वीं विधि है वो कप्तान या साथी रसीद, जिसको बोलते हैं मेट रिसिप्ट। कार्टिंग ऑर्डर के आधार पर माल जहाज पर चढ़ाया जाता है। जहाज के कप्तान को एक प्रतिनिधि, यानी जो जहाज का कप्तान होता है उसे प्रतिनिधि मेट से पहचाना जाता है। शिपिंग बिल के अनुसार माल है या नहीं यह मेट जांच करके कर लेता है। तो यानी शिपिंग ऑर्डर बिल के अनुसार माल होना चाहिए, इसकी जांच मेट करता है। जब जहाज पर माल चढ़ाया जाए तब जहाज के कप्तान अथवा उसके प्रतिनिधि की तरफ से माल स्वीकार किया जाता है। इस संदर्भ में जो रसीद दी जाती है उस रसीद को साथी रसीद कहते हैं। फिर से देखिए साथी रसीद क्या है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब जहाज पर माल चढ़ाया जाए तब जहाज के कप्तान अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा माल स्वीकार करने की रसीद दी जाती है, उस रसीद को साथी रसीद कही जाती है। जहाज का कप्तान माल के पैकिंग की जांच करते हैं। यदि माल का पैकिंग योग्य ना हो अथवा वाहन के लिए योग्य ना हो तो उनकी रसीद पर टिप्पणी की जाती है, कुछ नोट टिप्पणी लिख दी जाती है कि ये माल जो है बराबर पैकिंग नहीं हुई है। ऐसी टिप्पणी लिखी हुई रसीद को दोष सहित, यहाँ पर जानिए दोष सहित या फॉल रिसिप्ट अथवा तो इसको कहेंगे डर्टी चीट के नाम से जाना जाता है। फिर से समझिए कि जहाज के कप्तान माल के पैकिंग की जांच करते हैं। यदि माल का पैकिंग योग्य रूप से ना हो अथवा वाहन के लिए योग्य ना हो, ले जाने के लिए योग्य ना हो, तो उस रसीद पर जो है जहाज का कप्तान टिप्पणी लिख देता है। और ऐसी टिप्पणी लिखी हुई रसीद, क्योंकि रसीद में टिप्पणी लिख दी गई है, तो उस रसीद को दोष सहित, ध्यान रखिएगा, दोष सहित रसीद कहा जाता है या फाउल रिसिप्ट कहा जाता है या तो डर्टी चीट के रूप में पहचाना जाता है। यदि साथी की रसीद दोष युक्त हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाज में चढ़ाया जाने वाला माल ऑर्डर के अनुसार पैकिंग नहीं है और माल के स्थानांतरण के दौरान यदि माल को कोई नुकसान हुआ तो जहाजी कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, उसके लिए निर्यातकर्ता खुद जिम्मेदार होगा, ऐसा मान लिया जाता है। अगला स्टेप आता है 12वां। तो 12वें स्टेप में है बिल ऑफ लैंडिंग प्राप्त करना। कप्तान अथवा साथी की रसीद, यह माल जहाज में चढ़ाया गया है इसकी रसीद है, वह माल ले जाने के से संबंधित करार नहीं है। तो निर्यातकर्ता को कप्तान के पास से मिली हुई रसीद को जहाजी कंपनी में प्रस्तुत करने से जहाजी कंपनी बिल ऑफ लैंडिंग निर्यातकर्ता को दी जाती है। बिल ऑफ लैंडिंग यह निर्यातक और जहाजी कंपनी के बीच में करार है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो निर्यातक है, यानी अपने अगर इसकी बात करें तो निर्यातक को कप्तान के पास से मिली हुई रसीद जहाजी कंपनी में प्रस्तुत करने से जहाजी कंपनी द्वारा बिल ऑफ लैंडिंग निर्यातक को दी जाती है। बिल ऑफ लैंडिंग यह निर्यातक और जहाजी कंपनी के मध्य करार है जिसके द्वारा जहाजी कंपनी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक माल पहुंचाने का विश्वास दिलाती है, ऐसा दस्तावेज है ये। और इस दस्तावेज को निर्यातकर्ता का नाम, उस पर जहाज का नाम, माल का विवरण, माल का जत्था, माल का मूल्य, वजन, जिस स्थान पर माल ले जाना हो उस बंदरगाह का नाम, हस्तांतरण की शर्तें क्या हैं, ये सब दर्शाया होता है। बिल ऑफ लैंडिंग यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसकी 3 प्रतियां बनती हैं। 3 प्रतियों में एक प्रति जो होती है वो जहाजी कंपनी अपने पास रखती है, दूसरी प्रति निर्यातकर्ता को भेज दी जाती है और तीसरी प्रति आयातकर्ता के पास होती है। तो इस तरह से सभी के पास जो है ये तीनों बिल भेज दिया जाता है, जहाजी कंपनी, निर्यातक और आयातक के पास, जिसके आधार पर आयातकर्ता अपनी वस्तु या अपने माल को छुड़ाता है। इसके बाद अगली विधि आती है, वो विधि नंबर 13 है उत्पत्ति का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि माल कौन से देश में उत्पादित हुआ है
वह दर्शाने वाला प्रमाण पत्र को उत्पत्ति का प्रमाण पत्र कहा जाता है। अलग अलग देशों के बीच या अलग अलग देशों के मध्य, तो आपको ध्यान रखें कि अलग अलग देशों के मध्य किए गए करार के अनुसार संबंधित देश आयात जकात पर छूट देते हैं। इस करार के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए सूचित माल कौन से देश से उत्पादित हुआ है और इसके संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रमाण पत्र सामान्य रूप से व्यापारी मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अथवा सरकार के पास से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से उत्पत्ति का प्रमाण पत्र ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हुआ। और अगली विधि है नंबर 14, व्यापारी राजदूत बीजक। अब यहाँ पर आपको समझना है कि व्यापारी राजदूत बीजक क्या है। तो निर्यात किया गया माल आयातकर्ता के देश में पहुँचता है तब उन पर जकात भरनी पड़ती है। जकात भुगतान सरल बने, जकात भुगतान की प्रक्रिया सरल बने, इसके लिए व्यापारी राजदूत का बीजक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। आयातकर्ता देश का राजदूत निर्यातकर्ता देश में होता है और उनके पास से निर्यातकर्ता माल के मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। उन्हें व्यापारी राजदूत बीजक कहते हैं, जिसमें माल का जत्था, माल का मूल्य जैसी कीमतें दर्शाई होती हैं, जिसके आधार पर जकात वसूल किया जाता है। अगला मुद्दा है विधि में 15वां नंबर है दस्तावेज भेजना। निर्यातकर्ता अपनी बैंक के माध्यम से आयातकर्ता को बीजक, बीमा की पॉलिसी अथवा कवर नोट, बिल ऑफ लैंडिंग, माल की उत्पत्ति का प्रमाण पत्र, व्यापारी राजदूत का बीजक तथा हुंडी आदि जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो सब आयातकर्ता के बैंक में भेज देता है। और अंतिम पॉइंट है 16वां मुद्दा है रकम की वसूली। अब रकम की वसूली में बताना है कि निर्यातक या निर्यातकर्ता माल के रकम की वसूली के लिए बैंक को सूचना डीए, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, बीजक में दर्शाई हुई रकम वसूल करने के लिए निर्यातक आयातक पर हुंडी लिखता है। यह हुंडी स्वीकार के सामने अथवा भुगतान के सामने डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट हो सकता है। यदि स्वीकार के सामने हुंडी हो तो निर्यातकर्ता की बैंक यह हुंडी आयातकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करके उसका आयातकर्ता द्वारा स्वीकार किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज देता है। परंतु यदि वह रकम भुगतान के सामने हो तो हुंडी की रकम पूरी रकम चुकाने के बाद, यानी हुंडी की पूरी रकम चुकाने के बाद बैंक दस्तावेज देती है। और स्वीकार सामने हुंडी की रकम परिपक्व तारीख पर या जिस तारीख को हुंडी पक रही है उस तारीख को हुंडी पकने की तारीख पर बैंक वसूल करके निर्यातकर्ता को भेज देती है। और जब भुगतान के सामने हुंडी की रकम निर्यातकर्ता को भेज देती है। तो इस तरह से जब भुगतान के सामने अगर की हुंडी की रकम हो तो निर्यातकर्ता को बैंक उसको भेज देती है, यानी बैंक जो है वह पूरा पेमेंट ले करके और फिर उसके बाद सामने आयातकर्ता को माल सौंपती है। तो इस तरह से आपने देखा कि निर्यात विधि में हमने कुल 16 पॉइंट देखे, 16 मुद्दे देखे। परीक्षा में आपको 5 मुद्दे 6 मुद्दे समझाने को आते हैं, तो आपको इसको अच्छी तरह समझेंगे तो आपके जानकारी के लिए भी अच्छा है और दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अपने टॉपिक के अंदर हमने आज निर्यात की विधि देखा। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था आयात की विधि। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हमने यहाँ पूरे किए। और अब अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।